नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो एसएससी जीडी के जीके और जीएस सेक्शन में आपका ये 9वां वीडियो है और 8 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा हमारी एक सीरीज़ चल रही है एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर के लिए और इसमें हमने अभी तक 18 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दोनों की जो प्लेलिस्ट है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो आप उनको वहाँ से जा कर के देख सकते हो। और स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो डिस्कशन है। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए अनु मोहम्मद, ऑप्शन बी अतिउर रहमान, ऑप्शन सी अब्दुल्ला अबू सईद या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद यूनिस। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी मोहम्मद यूनिस। इसके अलावा भारत के कुछ और बैंक हैं, उनके आपको जो स्थापना दिवस हैं वो और उनके जो संस्थापक हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका पंजाब नेशनल बैंक और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई आपकी 1894 में और इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके सरदार दयाल सिंह मजीठिया। फिर आता है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक और इसकी स्थापना हुई 1908 में और इसकी जो स्थापना की वो की वीर सिंह, सर सुंदर सिंह और सरदार त्रिलोचन सिंह। और फिर हम बात करते हैं यूको बैंक। तो इसकी स्थापना हुई 1943 में और इसकी जो स्थापना की वो की श्री घनश्याम दास बिरला। फिर आता है आपका आंध्रा बैंक। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1923 में और इसकी जो स्थापना की वो की पट्टाभी सीतारामैया। फिर है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसकी स्थापना हुई 1908 में और इसकी स्थापना की गई महाराज सयाजीराव गायकवाड़। फिर आता है आपका बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई 1906 में और इसकी जो स्थापना की रामनारायण रुइया। फिर आता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई 1955 में। इसके अभी जो चेयरमैन हैं वो है दिनेश कुमार खरा। फिर आता है आपका इलाहाबाद बैंक और इसकी स्थापना हुई 1865 में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है राकेश सेठी। तो ये सभी जो बैंक हैं आपको याद होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत के किन सामानों में मशीनीकृत उद्योग के युग से
पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया? ऑप्शन ए सूती माल, ऑप्शन बी ऊनी माल, ऑप्शन सी रेशमी और सूती माल, या फिर ऑप्शन डी रेशम का सामान। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी, रेशमी और सूती माल। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी विद माइंड मैप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा जो बेल आइकन होता है ये वाला, इसको भी ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए गीता चोपड़ा पुरस्कार, ऑप्शन बी सरदार पटेल पुरस्कार, ऑप्शन सी राजीव गांधी पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी तिलक पुरस्कार। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी सरदार पटेल पुरस्कार। ये पुरस्कार आपको उस व्यक्ति के लिए दिया जाता है जो व्यक्ति देश की एकता और अखंडता के लिए काम करता है। और ये जो पुरस्कार है आपका, वो दिया जाता है आपका 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि होता है आपका सरदार पटेल का बर्थडे। फिर जब मैं बात करता हूँ गीता चोपड़ा पुरस्कार, तो ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो बाल पुरस्कार हैं उसके अंदर ये एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और 2019 का जो बाल पुरस्कार के अंदर गीता चोपड़ा पुरस्कार मिला, वो मिला आपका नितिशा नेगी के लिए। और 2018 का जो था वो आपका नेत्रावती एम चवन इनके लिए मिला। और जब बात करते हैं राजीव गांधी पुरस्कार, तो ये जो पुरस्कार है आपका 1991-92 में शुरू हुआ और खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये एक सर्वोच्च पुरस्कार है। और जब मैं बात करता हूँ 2022 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किसके लिए मिला, तो ये मिला आपका शरत कमल के लिए, जो कि हैं आपके टेबल टेनिस के प्लेयर। और जब मैं बात करता हूँ तिलक पुरस्कार, तो इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई 1983 से। और 2022 का जो पुरस्कार है आपका, वो दिया गया टेसी थॉमस। और जो टेसी थॉमस हैं, इनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी निकिल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए सिलिकॉन। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय किसानों को एक खेत में अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन ए स्थानांतरण कृषि, ऑप्शन बी विशिष्ट खेती, ऑप्शन सी टोंगिया कृषि, या फिर डी श्रम प्रधान खेती। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी टोंगिया कृषि। जब मैं बात करता हूँ स्थानांतरण कृषि के बारे में, तो ये भूमि का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो कि कुछ समय के लिए फसल के लिए चुना जाता है और उस फसल को कटने के बाद इसका त्याग कर दिया जाता है। और वहीं जब मैं बात करता हूँ विशिष्ट खेती के बारे में, तो ऐसी खेती जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% अपनी फसल से प्राप्त करवाती है, वो आपकी विशिष्ट खेती होती है। और जब हम बात करते हैं श्रम प्रधान खेती के बारे में, तो ऐसी खेती जो श्रमिकों के द्वारा की जा रही होती है, वो आपकी श्रम प्रधान खेती होती है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, या फिर डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी आइजैक न्यूटन।
और जब मैं आइजैक न्यूटन की बात करता हूँ, तो ये इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन और आपके गति यानी मोशन, इसके नियम दिए। और वहीं जब मैं बात करता हूँ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, और इन्होंने चुंबकीय का जो सिद्धांत था वो दिया। फिर हम बात करते हैं हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट के बारे में। इन्होंने विद्युत चुंबकत्व को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, तो ये थे भौतिकविद और इन्होंने E=mc² यानी द्रव्यमान और जो ऊर्जा का जो समीकरण था ये इन्होंने दिया। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, माउंट विंसन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन थी? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन डी संतोष यादव। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी अरुणिमा सिन्हा। और जब हम बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में, तो ये नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल की प्लेयर रह चुकी थी और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइंब किया। वहीं जब मैं बात करता हूँ बछेंद्री पाल, तो माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। और जब मैं बात करता हूँ प्रेमलता अग्रवाल, ये 48 वर्ष की उम्र में माउंटेन एवरेस्ट को चढ़ने वाली पहली महिला थी। वहीं जब बात करते हैं संतोष यादव के बारे में, तो ये माउंटेन एवरेस्ट को 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जब प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो यह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंध होता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र या फिर डी प्राथमिक क्षेत्र। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी प्राथमिक क्षेत्र। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी महानदी। वहीं जब मैं महानदी की बात करता हूँ तो इसका जो उद्गम है छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप जो सिहावा पर्वत है उससे होता है। और ये जो नदी है आपकी बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। वहीं जब मैं बात करता हूँ हीराकुंड बांध के बारे में, तो ये बना था आपका 1957 में और इसकी जो लंबाई है वो है 25 किलोमीटर। और जब बात करते हैं इसकी हाइट के बारे में, तो वो है आपकी 61 मीटर। और इसके बनने से जो एक इसका रिजर्वेयर बना है वो आपका एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच होता है। ऑप्शन ए 5.5 से कम, ऑप्शन बी 6.5 से अधिक, ऑप्शन सी 7.5 से अधिक या फिर डी 5.5 से अधिक। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए 5.5 से कम। वहीं जब हम बात करते हैं पीएच जो स्केल है इसकी खोज किसने की, तो इसकी जो खोज की वो की सारेंसन ने। और जब मैं पीएच स्केल की बात करता हूँ तो जब पीएच स्केल की वैल्यू 7 से कम होती है तो जो आपका पदार्थ होता है वो होता है आपका अम्लीय। वहीं जब आपकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है तो जो आपका पदार्थ है वो हो जाता है आपका क्षारीय। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है, तो होता है आपका 7। दूध का जो पीएच मान है वो कितना होता है, वो होता है आपका 6.4। वहीं जब बात करते हैं सिरका, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो इसकी होती है 3। वहीं
जो मानव लार होती है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 6.5 से लेकर के 7.5। अगर बात करते हैं सोडा तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 3। अगर आप बात करते हैं नींबू तो इसकी वैल्यू होती है 2.4। जब बात करते हैं मानव रक्त तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 7.4। और वहीं जब बात करते हैं एसिड रेन, एसिड वर्षा, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 5 के आसपास की। और जो अम्लीय घोल होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7 से कम। और जो उदासीन जल होता है या फिर उदासीन घोल, उसकी वैल्यू होती है 7। तो कह सकते हैं कि 7 पे अगर किसी का पीएच है तो वो जो विलेन होगा, वो जो पदार्थ होगा वो होगा आपका उदासीन। फिर अगर बात करते हैं समुद्री जल तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 8.5। और जो बेकिंग सोडा होता है इसकी होती है 8.3। तो ये थी महत्वपूर्ण पीएच वैल्यू। इन सभी को आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है आपसे। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि ऐसा संविधान बने। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पत्रिका थी जहाँ पे महात्मा गांधी ने उल्लेख किया कि वो ऐसा संविधान चाहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन है यंग इंडिया, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी नवजीवन, ऑप्शन डी ओरिएंटल पत्रिका। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए यंग इंडिया। वहीं जब मैं बात करता हूँ इनकी बुक्स, तो इनकी बुक्स है हिंद स्वराज्य और माई एक्सपेरिमेंट, विद ट्रुथ। ये इनकी फेमस बुक है जो कि आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये इनकी पत्रिका है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी ओजोन। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक भिन्न भाषा या संस्कृति वाले नागरिक के किसी भी वर्ग को खालिस्तान का अधिकार है। ऑप्शन ए विनाश करने, ऑप्शन बी सुरक्षित रखने, ऑप्शन सी अपव्यय करने, ऑप्शन डी उखाड़ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी सुरक्षित रखने। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है। ऑप्शन ए सिलंबन, ऑप्शन बी थांगता, ऑप्शन सी कलरीपयट्टू, ऑप्शन डी थोड़ा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका ए सिलंबन। वहीं जब मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ तो इसकी जो कैपिटल है वो है चेन्नई। और यहाँ पे जो गवर्नर है वो है आर.एन. रवि। और जब मैं सीएम की बात करता हूँ तो यहाँ पे सीएम है एम.के. स्टालिन। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कपास पैदा करने के लिए आदर्श मिट्टी है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी शुष्क मिट्टी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ये काली मिट्टी। वहीं जब मैं बात करता हूँ कि कपास की जो खेती है सबसे अधिक किस देश में की जाती है तो वो है चाइना। अगर मैं बात करता हूँ हमारे इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा कपास का जो उत्पादन है कौन सा स्टेट करता है तो वो है महाराष्ट्र। भारत के दक्षिणी भाग में रबी फसल और उत्तरी भाग में
खरीफ फसल के रूप में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन ए अलसी, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी तिल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी तिल। वहीं जब मैं बात करता हूँ रबी की फसल, तो ये जो फसल है आपकी अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक बोई जाती है, और इसके अंदर जो फसलें आती हैं वो आपकी आलू, गेहूँ, मसूर, चना, मटर, अलसी, सरसों, ये सभी आते हैं। और वहीं जब बात करते हैं खरीफ की फसल, तो इसकी जो बुवाई है वो जून से जुलाई के बीच होती है, और इसके अंदर जो फसल होती हैं वो होती हैं आपकी धान यानी चावल, और फिर आपका मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, ये सभी फसल इसके अंदर आती हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये जस्ता। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा संगठन सांख्यिकी, आयोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन सी केंद्रीय सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में खालिस्तान की गई? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन बी भोपाल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए देहरादून। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तरांचल, या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका भी हरियाणा। और जो हरियाणा के सीएम हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। और इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी चंडीगढ़, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, फिल्म भुवन सोम किसने निर्देशित की थी? ऑप्शन ए द्वैत घटक, ऑप्शन बी बुद्धदेव दास गुप्ता, ऑप्शन सी मृणाल सेन, या फिर डी सत्यजीत रे। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी मृणाल सेन। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, इन माई मदर्स हाउस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए सारिका थिरनागामा, ऑप्शन बी राजीव विजय सिन्हा, ऑप्शन सी निहाल डी सिल्वा, या फिर ऑप्शन डी श्याम सेलबदुरई। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए सारिका थिरनागामा। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, 2018 में किसे किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के कमांडर के पद से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए तजिंदर सिंह, ऑप्शन बी तलवीन सिंह, ऑप्शन सी नितिन सहानी, या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र रॉय। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी नितिन साहनी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, खालिस्तान एक औपचारिक दस्तावेज होता है
जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है। और यहाँ पे ऑप्शन है आपका समन, ऑप्शन बी है प्रसंविदा, ऑप्शन सी रिट या परमादेश, या फिर ऑप्शन डी दावा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी रिट या परमादेश। वहीं जब मैं बात करता हूँ रिट की, तो ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या फिर कहें कि इसके मूल अधिकार का हनन हुआ है, वो सर्वोच्च न्यायालय में इसकी शिकायत दर्ज कर सकता है। और जब मैं बात करता हूँ रिट के बारे में, तो ये आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, और इसके लिए जो आर्टिकल है वह है आपका आर्टिकल 32। इसके अंदर जो रिट जारी करता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग करता है, वहीं जो हाई कोर्ट करता है वो इसको आर्टिकल 226 के अंडर करता है। और जो रिट होती है वो आपकी 5 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहला आता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। और दूसरा आता है आपका प्रमाण पत्र यानी सैलटोरी। तीसरा आता है आपका निषेध यानी प्रोहिबिशन। चौथा आता है आपका परमादेश। यानी मैंडामस। पांचवा आता है आपका अधिकार प्रच्छा यानी को वारंटो। और वहीं जब मैं आर्टिकल 32 की बात करता हूँ तो इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा बोला था। और अगला क्वेश्चन आता है आपका किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है। ऑप्शन ए सूरजकुंड मेला, ऑप्शन बी तारनेतर मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला, या फिर डी कुंभ मेला। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी कुंभ मेला। वहीं और ये जो कुंभ मेला है वो रिसेंटली हुआ आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अंदर। और वहीं जब मैं बात करता हूँ यूनेस्को के बारे में, इसकी फुल फॉर्म है आपकी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। और जब मैं फ्रांस की बात करता हूँ तो इसकी जो कैपिटल है वो है पेरिस, और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। और वहीं जब मैं बात करता हूँ भारत के अंदर जो यूनेस्को साइट हैं वो कुल कितनी है, तो वो है आपकी 40। जो रिसेंटली ऐड हुई हैं 39 और 40। तो 39th जो साइट थी वो था आपका रामप्पा टेम्पल। और जो 14th साइट थी वो था आपका धौलावीरा। और जब मैं बात करता हूँ कि भारत के अंदर सबसे पहली जो यूनेस्को साइट थी वो कौन सी थी, तो भारत के अंदर सबसे पहले जो यूनेस्को साइट आई वो आई थी 1983 में।
और इसके अंदर थी अजंता केव, और फिर आपका एलोरा केव, और तीसरी थी आपकी ताजमहल, फिर आपका आगरा फोर्ट। भारत की सबसे पहले जो साइट बनी थी ये आपकी 4 थी। और जब मैं बात करता हूँ सूरजकुंड मेला, ये लगता है आपका फरीदाबाद में, और फरीदाबाद है आपका हरियाणा में। जब मैं बात करता हूँ तारनेतर मेला, तो ये लगता है आपका गुजरात के अंदर। और जब बात करता हूँ पुष्कर मेला, ये लगता है आपका राजस्थान के अंदर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ ही साथ जो उसकी बेल आइकन होती है उसको भी ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।